तो आज हम पढ़ने जा Recording रहे in हैं progress. इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इन सब पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो बेटा, अगर आप कभी भी डाइल्यूशन करते हो, डाइल्यूशन मतलब आप पानी मिलाते हो, तो सॉल्यूट का अमाउंट तो उतना ही का उतना रहता है, सिर्फ कौन बदल जाता है, सॉल्वेंट जो है वो आपका बढ़ जाता है। ठीक है, और सॉल्वेंट बढ़ने की वजह से क्या होता है, यहां पर आयनिक इंटरफेरेंस, यानी आयंस एक दूसरे के साथ आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, अब उन्हें और ज्यादा स्पेस मिल जाएगी। समझ रहे हो, पहले अगर आपका ये इतना था पानी, तो सेम यहां पर ये है, जैसे ये 5 या 6 हैं, इन्हें कम जगह मिल रही है ट्रेवल करने के लिए, तो एक दूसरे में इंटरफेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ठीक है, अब हमने डाइल्यूशन कर दिया, यानी हमने सॉल्वेंट को बढ़ा दिया, तो अब ये और दूर दूर फैल जाएंगे कि नहीं फैल जाएंगे भाई। अब इनका इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इन्हें ज्यादा स्पेस मिल जाएगी। सॉल्यूट का अमाउंट तो उतना ही है, पर अब ये क्या हो गए, दूर दूर फैल गए, तो इनकी इंटरफेरेंस कम हो जाती है और इनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है। मोबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे आपको चलने के लिए कह दिया जाए कि भैया आप चलिए एक एरिया में, और वहां पर स्पेस कम हो और लोग ज्यादा हो, तो आप उतना फ्रीली उतनी तेज नहीं चल पाओगे, कोई ना कोई सामने से आएगा। ठीक है, अब स्पेस को हम बढ़ा दें, ठीक है, आप कहें चलो, तो आप बहुत तेजी से चल सकते हो। तो सेम ऐसे ही ये मोबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है और आयनिक इंटरफेरेंस कम हो जाता है डाइल्यूशन करने पर, तो इसकी वजह से कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब कंडक्टेंस के भी यहाँ दो केसेस होते हैं, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस, ठीक है, और एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आप जानते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है, वो पूरा का पूरा टूट जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरा का पूरा नहीं टूटता है, आपने थोड़ा पानी डाला, थोड़ा टूटा, थोड़ा पानी और डाला, थोड़ा और टूटा, तो जैसे से आप पानी बढ़ाते जाओगे तो वैसे वैसे उसका डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा। कितना, जितनी उसकी अल्फा की वैल्यू है, जैसे अल्फा की वैल्यू अगर आपकी 2 निकली है फ्रैक्शन में, या 20% निकली है, तो मैक्सिमम वो 20% ही टूटेगा, ये नहीं कि वो पूरा टूट जाए, पूरा नहीं टूटेगा, 100% नहीं टूटेगा। पर अगर आपने कम पानी डाला तो पहले 2%, पानी और बढ़ाया 3%, 4%, फिर एक टाइम आएगा कि वो 20% तक टूट जाएगा। उसके बाद आप चाहे जितना पानी डालते रहो, फिर वो फर्दर आगे नहीं टूटेगा। तो उतना पानी जितना डालने पर ये अपना मैक्सिमम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्वायर कर लेता है, उसके बाद में फर्दर और डिसोसिएशन नहीं करेगा, उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं होता है कि समुद्र भर के पानी डाल दो। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि जिसके बाद फर्दर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और ना बढ़े, उसका डिसोसिएशन और ना बढ़े। तो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, और ये किसने दिया था, ओस्टवाल्ड ने दिया था, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है। ठीक है, और ये फैक्टर डज नॉट वर्क किसके केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है, ठीक है, फुल्ली डिसोशिएट होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट फुल्ली डिसोशिएट नहीं होता है, थोड़ा पानी डाला थोड़ा टूटा, थोड़ा और पानी डाला थोड़ा और टूटा, तो इस तरीके से आप कहिए। और 100% ये कभी टूटता नहीं है। क्या नहीं होता है, 100% कभी नहीं टूटता है। तो in weak electrolyte on dilution degree of dissociation increases, for a strong electrolyte degree of dissociation is equals to 1। तो डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, आयनिक इंटरफेरेंस कम होगा, आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ आयंस वीक इलेक्ट्रोलाइट में इंक्रीज होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो डाइल्यूशन करने पर याद रखिएगा मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस बढ़ता है, कंडक्टेंस बढ़ता है, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो जाता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो जाता है, क्यों कम हो जाता है ये अभी मैं आपको समझा रहा हूं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, बताओ भाई परी। 1 ml सॉल्यूशन का कंडक्टेंस, किसका, 1 ml सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। 1 ml में पहले 4 आयंस थे, अब हमने डाइल्यूशन कर दिया, अब हमने क्या कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया, तो अब ये ज्यादा ml हो गया,
पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब तो 1 ml होता ना, सॉल्यूट उतना ही है, वो पूरे में फैल गए। सपोज करो हमने 2 ml कर दिया, कितना कर दिया, 2 ml कर दिया, तो 2 ml में कितने आइंस हो जाएंगे? अगर 2 ml में 8 आइंस हैं तो 1 ml में कितने हैं? 4 आइंस हैं। तो 1 ml में 4 आइंस बचे कि नहीं बचे? भाई नंबर ऑफ आइंस उतने ही, हमने 8 आइंस डाल रखे हैं, कितने में? 2 ml। तो 1 ml में कितने आइंस हो गए? 4 हो गए कि नहीं हो गए? अब सोचो अगर मैं इसमें से पानी कम कर लूं तो अब यही 1 ml में क्या हो जाएंगे? 8 आइंस हो जाएंगे। सिर्फ पानी कम किया है मैंने। नहीं आई बात समझो? अरे भैया, हमारे पास में 1 ml में पहले 8 आइंस थे। 1 ml में कितने थे? 8 आइंस थे। ठीक है। अब हमने पानी मिलाकर क्या कर दिया? 2 ml। आइंस तो उतने ही है ना। तो अब ये बताओ 1 ml में कितने आयन बचे? 4 आयन बचे। यानी नंबर ऑफ आइंस कम हो गए कि नहीं? और नंबर ऑफ आइंस कम हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी कि नहीं? तो इसीलिए डाइल्यूशन करने पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? ठीक है। और बाकी कंडक्टेंस क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि आयनिक मोबिलिटी बढ़ रही है, आयनिक इंटरफेरेंस कम हो रहा है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केसेस में नंबर ऑफ आइंस बढ़ रहे हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हमारे पास में एक वर्ड आता है मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस, या इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, या मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये सब इसके नाम हैं। तो मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस का मतलब जब हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को लें और उसका पूरा कंडक्टेंस, यानी पूरे उसे आइंस में कन्वर्ट कर लें, उसका पूरा कंडक्टेंस निकालें, तो हम उसे बोलते हैं मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे? समझ में आ गई बात? ठीक भैया। मैंने कहा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसे हमने पूरा पूरा तोड़ लिया, पूरा पूरा 1 मोल को। ठीक है। तो वहां पर जो कंडक्टेंस निकलेगा उसे हम बोलेंगे मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस। ठीक है। या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्यों कहा? 1 मोल का कंडक्टेंस एक, उसकी एक लिमिट होगी कि नहीं होगी? उससे ऊपर तो वो टूट नहीं पाएगा, तो हमने क्या बोल दिया? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। या मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। जीरो कंसंट्रेशन मतलब जब हमने इतना डाइल्यूट कर दिया, इतना डाइल्यूट कर दिया कि आपका ये कंसंट्रेशन लगभग किसके बराबर हो गया? 0। यानी पूरा का पूरा आपका ये आइंस में टूट गया। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अभी अभी मैंने आपको बताया था, हमने पानी उतना डाला कि जिसके बाद में फर्दर आपका ये टूटना बंद हो जाए। तो ये सब इसके नाम होते हैं। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, उस पर कंडक्टेंस। ठीक है। एक एक करके समझा दूं। 1 मोल हमने NaCl लिया, हमने पानी डाला थोड़ा सा, तो 1 मोल लिया, तो उसमें से कुछ एक मॉलिक्यूल्स टूटे। अभी हमने पूरा पानी तो डाला नहीं है, हम पानी और डालेंगे, और टूटेंगे, और डालेंगे, और टूटेंगे, टूटते जाएंगे, पर पावर हाउस थोड़ी बनेगा। एक टाइम वो आएगा जब ये पूरे टूट जाएंगे, और जब पूरे टूट गए तो कंसंट्रेशन NaCl का क्या हो गया? 0। इसलिए हमने से क्या बोल दिया? मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। क्या ये बात समझ में आ गई? इस डाइल्यूशन को भी, जिस पर ये पूरे टूट गए, अब इसके बाद में फर्दर क्या नहीं बढ़ेगा? और मतलब कंडक्टेंस नहीं बढ़ पाएगा। तो ये एक लिमिट आ गई कंडक्टेंस की। तो 1 मोल की एक लिमिट आ गई, इसलिए हमने से क्या बोल दिया? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। इसकी लिमिट आ गई, इससे ऊपर कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगा। तीसरी बात, तीसरी बात, इनफाइनाइट डाइल्यूशन समझा दिया। ये डाइल्यूशन क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट। या ये कंडक्टेंस जब पूरा 1 मोल टूट गया तो उसी को हम मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। ठीक है। अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ऐसा होता है कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को क्या करते जाते हो, रूट ऑफ कंसंट्रेशन है ये, तो देखो यहां की ओर जाओगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और यहां की ओर आओगे तो कंसंट्रेशन कम होगा, यानी डाइल्यूशन बढ़ेगा। क्या होगा? डाइल्यूशन बढ़ेगा। अब जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाओगे तो कंडक्टेंस क्या होगा? ये मोलर कंडक्टेंस, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। देखो इस पॉइंट पर इसका कंडक्टेंस इतना था, हमने और डाइल्यूट किया। कंसंट्रेशन कम करने का मतलब, यहां से देख रहा हूं, कंसंट्रेशन कम करने का मतलब
डाइल्यूशन बढ़ाना। तो आपने डाइल्यूशन बढ़ाया तो देखो कंडक्टेंस और बढ़ गया, आपने डाइल्यूशन और किया, कंडक्टेंस कम किया, यानी डाइल्यूशन बढ़ाया, देखो मोलर कंडक्टेंस और बढ़ गया कि नहीं। और होते होते एक लिमिट आ जाएगी, इसे हम बोलेंगे मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस। यहां पर पूरा 1 मोल टूट गया तो ये मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस आया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो बाकायदा आपको ये ग्राफ मिलता है, और मोलर कंडक्टेंस को इससे दिखाते हैं डेल्टा एम से, ठीक है। तो ये मोलर कंडक्टेंस होता है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में परेशानी होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी पूरा नहीं टूटेगा, 30% से कम टूटेगा। तो क्या 1 मोल का कंडक्टेंस आप निकाल पाओगे? 1 मोल पूरा टूट ही नहीं रहा है, तो फिर इसका मोलर कंडक्टेंस कैसे निकाला जाए? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कोलराउश लॉ, ठीक है। कोलराउश लॉ क्या कहता है? ये कहता है काहे के लिए? तो ये होता इसलिए है कि ये मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस निकालता है किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो सीधा सीधा आप मशीन लगाओगे निकल आएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरा टूट ही नहीं रहा, और जब पूरा नहीं टूट रहा तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कुछ भी नहीं निकल रहा है, पूरा नहीं टूट रहा ना भाई। तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग करते ही हैं कि कोलराउश लॉ को लगाते हैं। कोलराउश लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, यानी जब एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट को ऐड कर दिया जाए तो मोलर कंडक्टिविटी जो रहती है, मोलर कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आइंस फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के पूरे आइंस की कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। वो उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल आइंस। उसके जो आइंस है, उसके जो आइंस मौजूद हैं उनके कंडक्टेंस के सम से भी हम निकाल सकते हैं इसे। यानी 1 मोल सोडियम के आइंस का आप क्या ले लो? कंडक्टेंस ले लो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। 1 मोल Cl नेगेटिव के आइंस का कंसंट्रेशन निकाल लो और कंडक्टेंस निकाल लो, और इन दोनों के कंडक्टेंस को जोड़ दो तो NaCl का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई है? चलो, ऐसे ही आपका ये BaCl2 है। तो इससे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे निकाल पा रहे हैं? तो देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अब थ्योरेटिकली अगर हम लिखें, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारा ये एसिटिक एसिड है, तो एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन और H+ का मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, इन दोनों का हम सम कर दें तो एसिटिक एसिड का निकल सकता है कि नहीं? तो उन्होंने कहा आप निकालेंगे कैसे भाई, प्रैक्टिकली कैसे निकालोगे? प्रैक्टिकली तो ये टूटता नहीं है। तो उसने कहा एक काम करो, एक ऐसा सॉल्ट लो जिसके अंदर एसीटेट आयन मौजूद हो और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो टूट जाएगा, तो उन्होंने कहा हाँ टूट जाएगा, तो उन्होंने कहा चलो सोडियम एसीटेट ले लेते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और इसमें एसीटेट भी मौजूद है, तो हमने इसका 1 मोल लिया। तो देखो 1 मोल एसीटेट का कंडक्टेंस मिल गया कि नहीं मिल गया आपको, ठीक है। और 1 मोल किसका मिल गया? सोडियम का कंडक्टेंस मिल गया। सोडियम हमारे कोई काम का नहीं है। अब उन्होंने कहा एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लो जिसमें H+ मिलती हो और उसका 1 मोल ले लो। तो हमने HCl ले लिया या HBr ले लिया या HI ले लिया, कोई भी ले लिया हमने। तो इसमें देखो हाइड्रोजन का मिल गया आपको, H+ का मिल गया, ठीक है, लेकिन Cl का हमें फालतू में मिला। तो ये जो फालतू के होते हैं, मतलब जिनका हमें कोई काम नहीं होता, जैसे सोडियम हो गया और जैसे आपका ये Cl हो गया, इनका हमें कोई काम नहीं है। तो इन दोनों को मिलाकर जो भी इलेक्ट्रोलाइट बनता हो, तो Na और Cl को मिलाएंगे तो NaCl बनेगा। तो इसका भी हमने 1 मोल ले लिया। अब इन तीनों का तो आप मशीन से निकाल सकते हो कंडक्टेंस, निकाल लो। तो इन दोनों को जोड़ो और इसे इसमें से इसके कंडक्टेंस को माइनस कर दो तो वो इसका कंडक्टेंस निकल आएगा। उन्होंने थ्योरेटिकली प्रूव करके दिखाया। कैसे प्रूव करके दिखाया थ्योरेटिकली, देखना कैसे प्रूव करके दिखाया। तो उन्होंने ये कहा कि आप एक काम करिए, आप इन सबको, इन दोनों को ऐड करिए और इसे माइनस करिए, तो क्या चीज निकल कर आएगी? तो देखो यहां पर ये वाली चीज, इससे ये Na के आयन से इसके Na के आयन कैंसिल आउट हो गए, इसके Cl के आयन से इसके Cl के आयन कैंसिल आउट हो गए। बचा कौन सॉल्यूशन में? ये बचा और ये बचा। और बस इसी को तो वो ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे भाई, कि इन दोनों के कंडक्टेंस को तो हम क्या कहते हैं, इसका कंडक्टेंस और इसके कंडक्टेंस को, मूलर कंडक्टेंस को, इसका हम मूलर कंडक्टेंस कहते हैं। इसे यहां रख लिया तो CH3COH का निकल आया, ठीक है। देखो हमने यहां पर ये सॉल्व भी कर दिया।
CH3CO नेगेटिव का कंडक्टेंस ये वाला, और Na का कंडक्टेंस भाई ये वाला, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसे उठाकर यहां रख दिया हमने, फिर हमने ऐड किया, फिर ये सेकंड इक्वेशन वालों को यहां उठाकर रख दिया, ठीक है, और फिर माइनस कर दिया हमने किसे, ये थर्ड इक्वेशन वालों को यहां पर माइनस कर दिया। तो आपकी ये चीज निकल कर आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अब अगर आपको सीधा सीधा क्या दे रखा हो, इनके कंडक्टेंस दे रखे हो, भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस तो वो आपको दे ही सकते हैं ना, मूलर कंडक्टेंस, तो आप यहां पर क्या कर लोगे बेटा, ये कर लोगे, इसका निकालना है HCl के और CH3CONA सोडियम एसिडेट के और HCl के मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को आप क्या कर लोगे ऐड, और NaCl के मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को इसमें से माइनस कर दोगे, आपको एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहां पर बात करने जा रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी, किसकी बात करने जा रहे हैं, एक बार फिर से हम किस में लौट रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम वापस लौट रहे हैं। फिर से वापस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देख रहे हैं, और इसमें हम देखेंगे गिव्स फ्री एनर्जी। देखो बेटा गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है स्पॉन्टेनियस और एक होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एक होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस यानी कि जो नेचुरल ना हो, यानी जिसे कराने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़े, एक ड्राइविंग फोर्स की जरूरत पड़े, उसे हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन which occurs on their own, they does not require any driving force, जो रिएक्शन अपने आप हो जाए। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर हम कोयले को जलाते हैं तो स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। कई बच्चे ये सोचते हैं भाई हम माचिस की तीली तो लगा रहे हैं, उसे जला रहे हैं, वो खुद थोड़ी जल रहा है, अरे वो आप रिएक्शन के स्टार्टिंग के टेम्परेचर पर उसे लेकर आए हो, इग्निशन टेम्परेचर पर, और एक बार आपने जला दिया तो वो जलता रहेगा जब तक कि वो पूरा राख ना बन जाए। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस को कराने के लिए हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, हम ड्राइविंग फोर्स है उसके, जैसे हमें बर्फ जमानी है तो हमें फ्रीजर के अंदर रखना पड़ेगा, और जब तक इलेक्ट्रिसिटी हम देंगे तब तक आपकी बर्फ जमेगी, ये अपने आप होने वाली प्रोसेस नहीं है, ठीक है। पर बर्फ को बाहर निकाल कर हमने रख दिया तो ये अपने आप पिघल जाएगी। तो थर्मोडायनेमिक्स में ये जाना जाता है कि हर चीज के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी इधर से उधर जाती है, एनर्जी सारे काम करती है। अब हम सिस्टम को पढ़ रहे हैं, तो अगर हमने सिस्टम को हीट दी तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई, सिस्टम में से हीट निकली, सिस्टम की एनर्जी कम हो गई, ठीक है। अब देखो अगर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कराने के लिए हम एनर्जी दे रहे हैं, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कराने के लिए कोई ना कोई तो एनर्जी दे रहा होगा, वो कोई कौन है, वो है नेचर, नेचुरल प्रोसेस है। तो नेचर की कुछ एनर्जी खर्च होती है, नेचर की एनर्जी खर्च होती है, हमारी नहीं। नेचर अपने आप ही अपनी एनर्जी को खर्च कर रहा है, और नेचर से हमें जो भी चीज मिलती है हम उसे कहते हैं वो फ्री है। हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन फ्री है, हॉस्पिटल में फ्री नहीं होती, यहां तो फ्री है। तो नेचुरल एनर्जी को हम फ्री एनर्जी मानते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं उसे कराने के लिए जो एनर्जी नेचर लगाता है उस एनर्जी को हम कहते हैं गिव्स एनर्जी, और साथ में वो फ्री है तो गिव्स फ्री एनर्जी। अब अगर नेचर किसी प्रोसेस को कराएगा तो उसकी एनर्जी कम होगी या बढ़ेगी, उसकी एनर्जी खर्च होगी भाई, खर्च होगी ना, और खर्च होगी तो इसीलिए नेचर की एनर्जी क्या होती जाएगी, सारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में नेचर की एनर्जी कम होती जाएगी। तो गिव्स फ्री एनर्जी हमें ये बताती है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर नेगेटिव निकलती है तो हम कहते हैं रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस। भाई गिव्स फ्री एनर्जी खर्ची तो हो गई है तो नेगेटिव में निकली है,
और गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो हम क्या कहते हैं, ये नॉन स्पॉन्टेनियस। अब सेल के अंदर हम कौन सी रिएक्शन लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कौन सी लेते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। रिएक्शन अपने आप हो, रिएक्शन अपने आप होगी तभी तो हम उसमें से क्या करते हैं, उसकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जो रिएक्शन अपने आप हो रही है, रेडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस होती है तभी तो उसे कराने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या लगाते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लगाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बिना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नहीं हो सकता है। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी हमें ये बताएगी। अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब सेल कैसा है, डिस्चार्ज हो चुका है। डिस्चार्ज हो चुका है मतलब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचा, उसका ईएमएफ 0 हो गया। भाई इलेक्ट्रॉन इधर से उधर दौड़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही तो दौड़ रहा है। तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पर इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। या सेल क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। और सेल डिस्चार्ज कब होता है, जब ई सेल क्या हो जाए, 0, सेल का ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए। समझ में आ गई बात, नहीं आई, क्लियर है। और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब सेल इज इन वर्किंग कंडीशन, सेल डिस्चार्ज हो रहा है, सेल वर्क कर रहा है। और डेल्टा जी की वैल्यू अगर उसमें पॉजिटिव हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है, हम सेल को चार्ज कर रहे हैं, उल्टी ही प्रोसेस करा रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, चलिए अब इसमें देखो बेटा, इससे कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल जरूर आते हैं, याद रखिएगा। ई सेल, हम ये जानते हैं, नर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी, ई सेल इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ लॉग नेचुरल लॉग क्यू। ये हम जानते हैं, क्यू क्या था हमारा, रिएक्शन कोशेंट था। और अगर हम इसे log टू दी बेस 10 में कन्वर्ट कर ले तो 2.303 आगे आ जाता था। ठीक है, और उसमें भी अगर ये 298 टेम्परेचर पर, केल्विन पर हो रही है तो हमारी ये रिएक्शन क्या, इक्वेशन क्या हो जाती थी, 0.0591 डिवाइडेड बाय n log टू दी बेस 10 क्यू। चलो ये चीज मालूम है ना अच्छे से। क्यू क्या है, रिएक्शन कोशिएंट है, यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। कौन सा वाला, इक्विलिब्रियम को छोड़कर कोई सा भी। क्यू का फेट क्या है कि वो के में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम को हम निकालते हैं उसका कांस्टेंट, तो हम उसे क्या बोलते हैं, केसी। तो देखो बेटा, अगर मैं यहां पर क्यू किसके बराबर कर दूं, केसी के बराबर कर दूं, क्यू को मैंने किसके बराबर कर दिया, केसी के बराबर कर दिया। तो केसी के बराबर कर दिया तो यहां क्या कंडीशन आ जाएगी, कंडीशन क्या आ जाएगी, अभी अभी तो बताया था, ई सेल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पर सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्यू की जगह किसे रखने जा रहे हैं, केसी को। तो ई सेल हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हम इसे रख सकते हैं, 0 इज इक्वल्स टू क्या इक्वेशन बन जाएगी, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग टू दी बेस 10 केसी। क्या हम इसे लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं। तो अब यहां पर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई नॉट सेल यानी स्टैंडर्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग टू दी बेस 10 केसी। आ गया समझ में, समझ में आ गया, माइनस गायब हो गया बेटा, समझ गए ना, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक, तो देखो बेटा, एक ये क्वेश्चन आपको याद थी, दूसरी ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई, समझ में आ गई है। तो ये किस किस के बीच में रिलेशन है, ई नॉट सेल और
केसी के बीच में रिलेशन है। याद रखना, कभी कभी ई नॉट सेल भी निकलवा लेता है। स्टैंडर्ड ईएमएफ बताओ और केसी की वैल्यू देगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल लोगे ना, स्टैंडर्ड ईएमएफ और केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का रिलेशन हो गया आपका ये। ठीक है, चलिए अब हम गिब्स फ्री एनर्जी को देखने जा रहे हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, ठीक है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, हम इस चीज को यहां पर देखने जा रहे हैं। देखिए, हम ये जानते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। भाई गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या होता है, क्या बताया मैंने? एक रिएक्शन करा रहे हैं या एक वर्क डन कर रहे हैं, एक वर्क डन कर रहे हैं हम, और एक वर्क डन कर रहा है नेचर। तो जो नेचर करता है उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो गिब्स फ्री एनर्जी वर्क से रिलेटेड हो गई कि नहीं? वर्क से रिलेटेड हो गई कि नहीं हो गई? तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसके बराबर होता है? ईएमएफ के बराबर होता है। और ईएमएफ की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, एन एफ ई नॉट सेल। नहीं आई बात समझ? अभी नहीं है, चलो यहां समझाते। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक इलेक्ट्रिसिटी का वर्क डन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, अगर एक इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है तो गिब्स फ्री एनर्जी कम हो रही है या बढ़ रही है? कम हो रही है ना। डिक्रीज इन फ्री एनर्जी हो गया कि नहीं हो गया? बोलो जल्दी, हो गया। डिक्रीज इन फ्री एनर्जी को क्या लिखोगे? डेल्टा जी लिखोगे। इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसके बराबर होता है? एन एफ ई। एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रेडॉक्स रिएक्शन। एफ क्या होता है? फैराडे कांस्टेंट। और ये क्या है? ई नॉट सेल है। क्या है? ई नॉट सेल है। तो अगर हम डेल्टा जी की वैल्यू निकालेंगे तो ये किसके बराबर निकलेगी? माइनस एन एफ ई नॉट सेल के बराबर निकलेगी कि नहीं? बस सीधा सीधा ये फॉर्मूला याद रखिए, इसकी पूरी डेरिवेशन है, आप इसे सीधा सीधा याद रख लीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, एफ है फैराडे कांस्टेंट, और ये ई नॉट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है। तो अब यहां पर आपको क्या याद रखना है? देखो रिलेशन वाइज याद रखना, केसी और ई नॉट सेल के बीच में क्या रिलेशन, और यहां याद रखना ई नॉट सेल और स्टैंडर्ड ईएमएफ और गिब्स फ्री के बीच में क्या रिलेशन है। इसे सीधा सीधा आपको याद रखना है। समझ में आ गई बात? अब तीसरा रिलेशन अपन निकालने जा रहे हैं किसके बीच में? केसी और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में। केसी और, देखिए भाई, हम ये जानते हैं ई नॉट सेल की क्या होता था भाई, क्या वैल्यू निकलती थी? आर टी बाय एन एफ नेचुरल लॉग और केसी। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, ठीक है भैया। अब ई नॉट सेल की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या रखते हैं? चलो एक काम करते हैं, हम इस एन एफ को हम यहां ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा? एन एफ ई नॉट सेल, तो ये क्या हो जाएगा? आर टी नेचुरल लॉग के सी। ठीक है, अभी अभी हमने ये देखा था, क्या देखा था कि एन एफ ई नॉट सेल की जगह हम क्या रख सकते हैं? रख सकते कि नहीं?
ठीक है, तो हमने ये रख दिया माइनस डेल्टा जी, माइनस डेल्टा जी, ये वाली वैल्यू को उठाकर हमने यहां पर रख दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, आर टी नेचुरल लॉग के सी। ठीक है भैया, अच्छी बात है। अब देखो, अगर इस माइनस को यहां से हटा दें तो क्या हो जाएगा, माइनस इस तरफ आ जाएगा, आर टी नेचुरल लॉग के सी। अब नेचुरल लॉग को आपको किस में कन्वर्ट करना है, लॉग टू दी बेस 10 में। क्या करोगे, तो -2.303 और क्या हो जाएगा, आर टी लॉग टू दी बेस 10 के सी। तो एक आपकी इक्वेशन ये वाली बन गई। तो ये किस किस के बीच में रिलेशन हो गया, केसी और गिव्स फ्री एनर्जी के बीच में। ठीक है, अब एक बात याद रखना, इसमें अगर आपको ई नॉट सेल मालूम है, इफ वी नो, अगर हमें इतनी चीज मालूम है तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा जी को निकाल सकते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड। कौन से रिलेशन से, ये वाले रिलेशन से। ठीक है, और डेल्टा जी अगर आपका निकल आया तो क्या आप केसी को नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो गिव्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड ये सारी चीजें इसमें आती हैं, और ये चार फॉर्मूले आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, बस इससे ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा। और एन निकालना रिएक्शन में आपको आता ही है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, और एक रेडॉक्स बैलेंस रिएक्शन के अंदर ये हमेशा बराबर होता है, जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है या जितना इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। ठीक है, और ये चैप्टर होता है फिनिश। ठीक।